हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कुशल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल थ्रिलर लघु कथा जिसका शीर्षक है लापता बूढ़े। लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले मेरी कहानियों को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके इस कृपा का मैं सदा आभारी बना रहूंगा और नई नई कहानियों की रचना कर आपका मनोरंजन करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। भाग 1। एक दक्षिण भारतीय गांव तमिलकोटाई, खेतों, झाड़ियों और पेड़ पौधों से घिरा। वैसे तो वहाँ के ग्रामीण शांत, सुखी और खुशमिजाज स्वभाव के थे, पर पिछली रात को एक ठरकी बूढ़ा मल्लप्पा के अचानक लापता हो जाने से गांव का माहौल अशांत हो गया। सुबह होने पर उसे तलाशा गया पर उसका कुछ पता न चला। पुलिस थाने में भी गुमशुदगी की रपट लिखाई गई। शाम हुई। थाने से थानेदार किलविश्व पांडु गांव पधारे तफ्तीश करने के लिए। साथ में उनके 2 हवलदार नायडू और नोएडा भी थे। नोएडा इसलिए क्योंकि वो यूपी नोएडा का निवासी है। थानेदार पांडु ने गांव का कोना कोना छान मारा, पोखर से लेकर कुने तक में सर्च किया, पर उस ठरकी बूढ़े का नामो निशान ना मिला। वैसे ग्रामीणों का कहना है वो बूढ़ा अकेला ही रहता था, उसका बेटा शहर में रहता है। उस बूढ़े का चक्कर गांव के ही एक बुढ़िया लुक्की के साथ था। लुक्की बुढ़िया के घर की तलाशी ली गई। वहां उन्हें एक पुरानी धोती, फटी हुई नाड़े वाली कच्छा के सिवाय कुछ ना मिला। थानेदार पांडु ने वायरलेस कॉल कर एक खोजी कुत्ते को बुलाया। उस कुत्ते ने कच्छे को सूंघ पूरे गांव का एक चक्कर लगाते हुए गांव से दूर एक उजाड़ मकान का ठिकाना बताया। इमारत की छानबीन की गई पर कुछ भी उनके हाथ न लगा। थक हार सभी लौट पड़े। शहर में उसके बेटे को भी सूचना दे दी गई। उस घटना के करीब 1 सप्ताह बाद ठीक उसी तरह उस गांव का एक और बुजुर्ग पतरा वर्मा भी गायब हो जाता है। वो बुजुर्ग बड़ा ही जलनखोर टाइप था। लोगों की तरक्की देख जलता भुनता रहता और अनाप शनाप बुराइयां कर चलता। हमेशा गांव के बैठक वाली जगह पर बैठ सबकी बुराइयां करता रहता। वह रात में घर के बाहर सोया हुआ था, खाट समेत वह गायब हुआ। उसके बेटे बहू उसे रात से ही ढूंढ ढूंढ परेशान हो चुके थे। सुबह थाने में खबर करने के बाद फिर थानेदार पांडु उस खोजी कुत्ते के साथ आए। कुत्ता भी सूंघता हुआ उन्हें एक पोखर के पास ले गया। डुबकी मार गांव के नौजवान पोखर की छानबीन करते हैं पर उन्हें वहां भी कुछ न मिला। थानेदार किलविश्व पांडु का भी माथा ठनकने लगा। आखिर वो कौन है जो बूढ़ों का अपहरण कर रहा है? कब्र में लटके इन बूढ़ों से उसे क्या लेना है? 3 दिनों बाद थानेदार पांडु के वृद्ध पिताजी सोलंकी पांडु भी अचानक लापता हो गए। उनकी साइकिल उस गांव से कुछ दूर खेतों में मिली। वो देसी शराब पीने उस गांव में सप्ताह में एक बार आया करते थे। थानेदार पांडु रात दिन एक कर देते हैं। उस गांव के अलावा अगल बगल के सारे गांवों की गहन छानबीन करते हैं। खोजी कुत्ते को भी काम में लगाते हैं पर वो कुत्ता इस बार सूंघता हुआ उन्हें एक पुराने बरगद के पास पहुंचाता है। वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। भाग 2। इन घटनाओं के बाद उस इलाके के सभी ग्रामीण सचेत हो जाते हैं। बड़े बूढ़ों की सुरक्षा खुद करने लगते हैं। रात में सामूहिक पहरा भी देते हैं। खुद थानेदार पांडु सभी इलाकों का अपनी जीप से दौरा करते हैं। उस गांव में 3 लंगोटिया दोस्त गन्नू, पन्नू और कल्लू भी होते हैं। वे तीनों भी अपने स्तर से छानबीन कर रहे थे पर वे भी नाकाम थे। लगभग 1 महीने बाद उस गांव के बगल गांव से धनीराम नामक एक और बूढ़ा गायब हो जाता है। वो बूढ़ा था तो सीधा साधा पर अपने मुंह में हमेशा गुटखा दबाए इधर उधर लाल पिक मारता हुआ घूमता था। उसके गुटखा थूक के कारण ग्रामीण ऐसे भी परेशान थे। सभी ने फिर तलाशा, पुलिस भी तलाशी पर सभी नाकाम रहे। गन्नू, पन्नू और कल्लू भी इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन गुजरते हैं, गांवों में फिर से शांति बहाल हो जाती है। पर जिनके भी घर से बूढ़े गायब हुए थे, कुछ खुश थे तो कुछ दुखी। उस गांव में बहू बन आई महिलाएं अक्सर बातें करती, सिर्फ बूढ़े ही क्यों गायब हो रहे, बुढ़िया भी गायब होते। उन महिलाओं का इशारा अपनी अपनी सासों की तरफ है। कुछ ग्रामीण भी कहने लगे थे, अच्छा ही हुआ, कमबख्त बूढ़े बहुत हरामी थे। एक रोज गांव में 2 बूढ़े फकीरों का आगमन हुआ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ अल्लाह का नाम लेते हुए विश्राम करने लगे। कुछ ग्रामीणों ने उन्हें भोजन पानी भी दिया। इधर थाने में थानेदार पांडु अब भी उदास थे। उनके पिता भले अक्खड़ मतवार थे पर वे उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक प्लान बनाई। अपने दोनों चमचे टाइप सिपाही नायडू और नोएडा को एक आखिरी बचे बुजुर्ग गजराज रेड्डी के पीछे लगा दिया। उनका सोच था आज नहीं तो कल वो अपहरणकर्ता इसे भी उठाएगा। तब उस अपराधी को पकड़ थाने में बरेली के मौलाना की तरह जबरदस्त खातिरदारी होगी। शाम होती है। गजराज रेड्डी, जिसके पुरखे किसी जमाने में वहाँ के जमींदार थे, शाम को वो अक्सर पान खाने वेंकट की पान गुमटी पर जाता था। आज भी गया।
साथ में अंगरक्षक के तौर पर कुछ लठैत भी उसके साथ गए और उनसे कुछ दूरी पर नायडू और रायडू वेश बदले उन पर नजर रखे हुए थे। रात होती है। कल्लू अपने घर से कुछ रोटियां और सब्जियां ले पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते फकीरों के पास पहुंचा। उन्हें अपने साथ लाया भोजन सौंप वापस लौट अपने घर के खपरेल छत में चढ़ मेले वाली दूरबीन से उन पर नजर रखने लगा। रात बीतती है, दोनों फकीर वहीं सो जाते हैं। इधर गांव के किनारे थानेदार पांडू अपनी जीप में बैठे ऊँघ रहा था। वहीं गजराज रेड्डी की हवेली के बाहर नायडू और नोएडा उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। रात के करीब 1 बजे लगभग जब सभी गहरी नींद में थे, खपरेल छत के ऊपर बैठा कल्लू भी उबासी ले रहा था। तभी उसकी नजर पीपल के नीचे फकीरों पर पड़ी। वहाँ 4 रहस्यमयी साए उनको उठा कहीं ले जा रहे थे। कल्लू आनन फानन में छत से कूदा और उनके पीछे हो लिया। वे उन्हें उठा कुछ दूर गए और उसी पुराने खंडहर में घुस गायब हो गए। कल्लू अंदर गया, काफी ढूंढा पर उसे कुछ ना मिला। वो वापस दौड़ता थाने की ओर भागा। रास्ते में ही उसे थानेदार पांडू जीप में ऊँघते हुए दिखे। उन्हें उसने सारी बातें बताई। वे दोनों वापस उसी खंडहर की ओर भागे। वायरलेस में नायडू और नोएडा को भी खबर मिल चुकी थी, सो दोनों उसी खंडहर की ओर भागते भागते पहुँचे। खंडहर की गहरी जांच हुई तो उन्हें जमीन पर एक पुरानी पत्तियों से ढकी सुरंग मिली। वे चारों उसमें समा गए। भाग 3। उन दोनों फकीरों की आंखें खुलती है। दोनों एक बेड से बंधे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। स्लाइन की बोतलें उनकी नसों में चढ़ाई जा रही थी। कुछ डॉक्टर वाले ड्रेस में मास्क पहने लोग उनका ब्लड सैंपल ले रहे थे। अपनी इस हालत को देख वे डर जाते हैं, उनसे रहम की भीख मांगते हैं। फिर भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजता है। अचानक वहाँ मास्क पहने एक और शख्स आता है और उन मास्क पहने लोगों से पूछता है कि उन लोगों का शोध कहाँ तक पहुँचा है। उसकी बातें सुन एक मास्क पहना व्यक्ति उसे उत्तर देता है, बस और कुछ दिन फिर वे दवा बनाने में सफल हो जाएंगे। वहाँ किसी दवा का शोध चल रहा होता है। कुछ डॉक्टर वहाँ बूढ़े लोगों पर अपनी बनाई औषधियों का प्रयोग करते थे। उनमें से एक मास्क वाला व्यक्ति एक बड़ी इंजेक्शन में एक अनजान औषधि भर उनको लगाने वाला ही होता है कि बेड से बंधे दोनों फकीर चीख उठते हैं, अरे हमें मत लगाओ, हम बूढ़े नहीं जवान हैं, हमारी दाढ़ी मूछें नकली हैं। वे मास्क पहने लोग उनकी दाढ़ी मूछें निकालते हैं। वे दोनों कोई और नहीं गन्नू और पन्नू वेश बदले होते हैं। वहीं मौजूद बाद में आया मास्क पहना शख्स तुरंत काले ड्रेस पहने लोगों को बुला उन्हें ठिकाने लगाने का आदेश देता है। वे अपनी जेब से गन निकाल उन्हें ठोकने वाले ही होते हैं कि अचानक वहां थानेदार पांडुआ धमकता है। उस देख वहां शोध कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वे भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वहां और भी पुलिस वाले पहुंच उन्हें घेर लेते हैं। उनका मास्क हटा देखते हैं, उनमें से एक गजराज रेड्डी का बेटा होता है जो एक डॉक्टर था, और वहां बाद में आया शख्स खुद गजराज होता है। सभी को गिरफ्तार किया जाता है और पिंजरों में कैद सभी बूढ़ों को आजाद किया जाता है। सभी कमजोर हो गए थे, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है और बाद में थानेदार पांडू, कल्लू, गन्नू और पन्नू का धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की सूझबूझ से वे पकड़े गए थे। बाद में गजराज रेड्डी पर जोर डालने से वो बताता है वे वहां जवान होने वाली दवाई बना रहे थे और इस शोध के लिए उन्हें बूढ़े हो चुके लोगों की आवश्यकता थी। उन दोनों बाप बेटे और उनके नुमाइंदों को अमानवीय प्रयोग के लिए उम्र कैद होती है। कुछ दिनों बाद सभी बूढ़े अस्पताल से अपने घर लौट आते हैं। उनमें थानेदार पांडू के पिता भी होते हैं। इसी के साथ हमारी लघु कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।